ओके, 10% ऑफ ऑल इन। दूसरा एक कंडीशन और है शेयर होल्डिंग में। दूसरा कंडीशन ये है कि कोई एक्वायर करना चाहता है, ओके, दिस 10% ब्रैकेट में 20% कर लो, विद द परमिशन ऑफ आरबीआई, विद द परमिशन ऑफ आरबीआई। 10 से 20% वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर उनके पास ज़्यादा शेयर्स हैं, मैक्सिमम 20% तक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। अदरवाइज जनरली इट इज़ 10%। दूसरा क्या है? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। कोई शेयर परचेज करना चाहता है बैंक का, ऑलरेडी मार्केट में है, और कोई बल्क में शेयर जो है मार्केट से अपने पास एक्वायर करना चाहता है, लेना चाहता है, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि कोई जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स मिल करके पंजाब नेशनल बैंक लेटेस्ट से कि बहुत अच्छा कर रहा है, तो कहेंगे कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो है इस बैंक का ले लें। वो इस बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो एक्विजिशन कितना हो सकता है? नॉट मोर देन 5% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। 5% से ज़्यादा एक्वायर नहीं कर सकता कोई एक इन्वेस्टर, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो कोई भी हो। एक इन्वेस्टर 5% से ज़्यादा एक्वायर नहीं कर सकता है। 5% क्या हो गया? या फिर एक्विजिशन टुगेदर विद वोटिंग राइट्स एंड मोर 5% ऑफ पेड अप टोटल वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। और 5% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स, दोनों हो सकता है। यानी टोटल शेयर पेड अप कैपिटल का, मान लो टोटल पेड अप कैपिटल है 100, ठीक है। तो इसमें वो अगर एक्वायर करना चाहता है मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में किसी ब्रोकर से बैंक का शेयर्स परचेज करना चाहता है, तो कितना मैक्सिमम ले सकता है? 5। ओके, अगर 100 करोड़ है तो मैक्सिमम 5 करोड़ ले सकता है। नंबर है तो वैल्यू होगी। और वोटिंग राइट्स के हिसाब से मान लीजिए कि 100 वोटिंग राइट्स बनते हैं टोटल शेयर होल्डर्स के, तो इसमें 5% जो है वोटिंग राइट्स, जो भी वैल्यू बनेगी उससे ज़्यादा का वो शेयर नहीं ले सकता है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा का चाहिए देन दे हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से परमिशन ले करके इससे ज़्यादा एक्वायर कर सकते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी। नंबर 1, वोटिंग राइट्स कितना? 5%। ऐसे ही ब्रैकेट में लिख लो, वही याद करो। वोटिंग राइट्स कितना? मैक्सिमम 10%। ओके, एक्सरसाइज जो वोटिंग राइट कोई इन्वेस्टर करेगा शेयर होल्डर, तो मैक्सिमम जो है कितना भी शेयर हो उसके पास, मैक्सिमम वोटिंग राइट्स कितना? 10% ऑफ दी टोटल वोटिंग राइट्स, ठीक है। उससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। दूसरा, अगर कोई शेयर एक्वायर करना चाहता है किसी बैंक का, तो मैक्सिमम कितना कर सकता है? 5% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। अगर इससे ज़्यादा चाहिए उसको, तो फिर उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड नॉट ओनली दैट, बैंक भी जब उसको ट्रांसफ़र करेगा, आएगा तो बैंक के पास ही एप्लीकेशन। जब शेयर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को ट्रांसफ़र करेगा, यानी जो एक्वायर कर रहा है और जो बेच रहा है, उसके अकाउंट से ट्रांसफ़र करेगा एक्वायर के अकाउंट को। अगर टोटल जो है 5% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल के बनता है, तो बैंक को भी आरबीआई को रिपोर्ट करना है। दोनों केसेस में ये बैंक को सुनिश्चित करना है कि किसी एक व्यक्ति के पास 5% से ज़्यादा शेयर्स ना होने पाए। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग, चलिए, डिविडेंड, कमीशन एंड ब्रोकरेज। ये कोई खास तो है नहीं। ओके, और कोई अगर 5% से ज़्यादा ले रहा है शेयर, तो उसको भी पेड अप शेयर कैपिटल, तो ट्रांसफ़र करने से पहले अगर सिंगल पार्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है बैंक, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी और आरबीआई का एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ेगा।
रिपोर्ट्स ऑन शेयर होल्डिंग कंपनी इन द शेयर होल्डिंग ओके। कमीशन एंड ब्रोकरेज का भी एक कंडीशन है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन ध्यान में रख लीजिए कि बैंक जब शेयर अपने जारी करती हैं तो जो ब्रोकर्स को कमीशन देती हैं, हाँ, शेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्केट में बिकवाएं, तो उसके लिए पर शेयर 2.5% जो शेयर के वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, उसके 2.5% से ज़्यादा, 2.5% से ज़्यादा ब्रोकरेज या कमीशन नहीं दे सकती। ठीक है। एक कंडीशन और है डिविडेंड की, छोटे छोटे कंडीशन है, नोट कर लें, तो इससे आपको ये लगेगा नहीं कि ये क्या चीज़ है। डिविडेंड की भी कंडीशन है। डिविडेंड में क्या कर रहे हैं, डिविडेंड जो है बैंक अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, इसको लाभांश आप बोलते हो। कंडीशन ये है कि बैंक तब तक नो डिविडेंड शैल बी पेड unless all the capital expenses are written off. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब भी जानना जरूरी है, कभी तो लिखने का फायदा है। नो डिविडेंड शैल बी पेड अनलेस, दो बार अनलेस लिखा गया है, अनलेस कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ। अब कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस क्या है? कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने एडवर्टीजमेंट में कुछ खर्चे कर दिए, है ना, विज्ञापन में कुछ पैसे खर्च हो गए, ठीक है, तो सारा का सारा जो है वो पैसा तुरंत का तुरंत जो है अपने प्रॉफिट लॉस में नहीं डालते खर्चे, ठीक है। इसको हम धीरे धीरे, जैसे टर्म लोन को धीरे धीरे चुकता करते हैं, इस एक्सपेंसेस को, ऐसे एक्सपेंसेस को धीरे धीरे चुकता करते हैं। इसलिए धीरे धीरे चुकता करते हैं कि विज्ञापन का लाभ भी जो है वो धीरे धीरे ही मिलेगा आगे, तो उसका जो खर्चा है वो भी पार्टली धीरे धीरे ही पूरा करते हैं, ठीक है। और उस समय उसको कैपिटलाइज कर लेते हैं, बैलेंस शीट का हिस्सा हो जाता है। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, अभी फैक्ट्री खुली नहीं, लेकिन उसके पहले बहुत सारे खर्चे करने होते हैं। कई जगह लाइसेंस लेना है, कनेक्टिविटी के कनेक्शन लेना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, ट्रांसफार्मर लगवाना, ये सारे क्या है? प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। तो सारे एक्सपेंडिचर हेड को तुरंत डेबिट नहीं किए जाते, नहीं तो पहले ही साल लॉस में आ जाएगी फैक्ट्री, उसको कैपिटलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे वो जो है उसको हम लोग बोलते हैं असेट्स के रूप में कैपिटलाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसका लाभ हमको आगे मिलेगा, तो दैट बिकम्स आवर असेट, ठीक है, नॉन करेंट असेट। और उसको धीरे धीरे करके प्रॉफिट से राइट ऑफ करने लगते हैं। जैसे आप डिप्रिशिएशन डालते हैं, ऐसे उसमें भी डिप्रिशिएशन डालते हैं ऐसे खर्चे में, और धीरे धीरे उसका बैलेंस कम हो जाता है और राइट ऑफ हो जाता है एक समय के बाद। तो इनका यही कहना है कि जब तक सारे पहले के खर्चे आपके ख़त्म ना हो गए हों, राइट ऑफ ना हो गए हों, तब तक आप जो है किसी भी शेयर होल्डर को लाभांश नहीं देंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो अनलेस कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ, बैंक विल नॉट पे एनी डिविडेंड। हालांकि कुछ ऐसा है नहीं, है ना। कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, जिसका कि लाभ हमको बाद में मिलेगा, उसको हम लोग असेट में कन्वर्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे करके उसमें डिप्रिशिएशन डालते हैं। उस डिप्रिशिएशन को बोलते हैं एमॉर्टाइजेशन। वो भी हम लोग बाद में जब डिप्रिशिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेक्स्ट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्ट बोर्ड का जितना भी है कंडीशन, वो अंडर सेक्शन 11 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 11 ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिटेल्स पूरे जो है
कितने डायरेक्टर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन, ABCD कई सारे सब सेक्शंस हैं, लेकिन टोटल जो है 11 में ये है डिस्क्राइब्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 11 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सॉरी, सेक्शन 10, तो अंडर सेक्शन 10A कि वो जो है डायरेक्टर्स जो होंगे हमारे, वो 50% डायरेक्टर जो है वो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस से होने चाहिए। ये नहीं कि सारे के सारे नेता हो जाएंगे। स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस का मतलब बैंकिंग से संबंधित होने चाहिए, इकोनॉमिक्स से संबंधित होने चाहिए, फाइनेंस से संबंधित होने चाहिए, इन फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, मैनेजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर, MSME, इस फील्ड के 50% आधे से ज़्यादा डायरेक्टर जो है वो किसी न किसी फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहिए। दे शुड हैव एक्सपोजर इन सम ऑफ द अदर इकोनॉमिक की ये जो फील्ड है, इसमें जो है उनका एक्सपोजर होना चाहिए। और इसमें से मिनिमम 2 डायरेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर और MSC माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस की फील्ड के हों। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, एक एग्रीकल्चर का रिप्रेजेंट करेगा और एक MSC सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। या फिर रूरल इकोनॉमी, MSC या रूरल इकोनॉमी। तो 51% तो स्पेशलाइज्ड फील्ड के हो गए, और जिसमें से 2 जो है, एक जरूरी है कि एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्टर को, दूसरा रूरल इकोनॉमी या माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्वालिफिकेशन हो गया नंबर 1। क्वालिफिकेशन नंबर 2, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो डायरेक्टर बैंक के बोर्ड में होगा, ध्यान दीजिएगा, आपका फील्ड नहीं है लेकिन हमारे सब्जेक्ट में JIB का और CIB के सब्जेक्ट्स हैं ये, इसलिए इनको जानना जरूरी है। अब कोऑपरेटिव क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉरेन बैंक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो है खाली JIB नहीं है, दिस इज डिप्लोमा इन बैंकिंग। जो आप इम्तहान देंगे इसमें बहुत सारे लोग हैं जो नॉन बैंकर हैं, जो डिप्लोमा लेना चाहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक वाले हैं, वो बैंकिंग में डिप्लोमा लेना चाहते हैं, ठीक है। या और भी NBFC वाले हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लोग हैं, उनके यहाँ CIB JIB का कोई इंसेंटिव नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो डिप्लोमा, उनको डिप्लोमा दिया जाता है। इसीलिए JIB को बोलते हैं डिप्लोमा इन बैंकिंग। जब आप पास कर लोगे यू विल बिकम डिप्लोमा होल्डर इन बैंकिंग, ठीक है। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए डायरेक्टर का किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन में, अदर कंपनी या फर्म में। यानी डायरेक्टर शुड नॉट हैव ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एनी अदर कंपनी और फर्म, ठीक है। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या है, इस पर सवाल बहुत आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि किसी भी डायरेक्टर का सब्सटेंशियल अच्छा, किसी भी डायरेक्टर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, SUBSTANTIAL, ओके। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है कि कोई डायरेक्टर इसके साथ या इसके अलावा इसकी स्पाउस, माइनर और मेजर चिल्ड्रेन, ये सारे मिला करके, हो सकता है सारे मिल करके इन्वेस्ट किए,
या अलग अलग किसी और कंपनी में या फर्म में के कैपिटल में 10% से ज़्यादा शेयर नहीं हो सकता। नॉट मोर देन 10% शेयर्स। अगर 10% से ज़्यादा शेयर है तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्टर का या इस डायरेक्टर का दैट पर्टिकुलर कंपनी या फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एंड देन ही विल नॉट बी ए फिट पर्सन टू बिकम डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो जो बोर्ड के डायरेक्टर हैं उनको ये देखना है बैंक को या जो भी उनको नामित करता है कि इस व्यक्ति का किसी और फर्म में या किसी और कंपनी में कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर है तो वो नहीं हो सकता बैंक के बोर्ड पर, ओके, और नहीं है तो हो सकता है। तो अब ये देखें कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब हुआ उस डायरेक्टर का अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चे के साथ, या खाली बीवी और बच्चे और डायरेक्टर, कोई इंडिपेंडेंट यूनिट है नहीं, सारे डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इनका शेयर जो है वो किसी और कंपनी या किसी और फर्म में 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि दे हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अदर कंपनी एंड देन दे डिसक्वालीफाई टू बिकम डायरेक्टर ऑफ द बैंक। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मैं चाहता हूँ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और ये सब जो है ना आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। बेनिफिशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, दोनों में फ़र्क। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्लियर होना चाहिए। बताओ क्लियर हुआ? जी सर। ओके, लेकिन इसमें एक लाइन और ऐड करिए कि ये नियम वहाँ नहीं लागू होगा उन कंपनियों में। ऐसे नोट कर लीजिए, दिस रूल विल नॉट अप्लाई या दिस कंडीशन विल नॉट अप्लाई वेयर दे हैव इन्वेस्टेड इन सेक्शन 25 और सेक्शन 28 कंपनीज। सेक्शन 25 या सेक्शन 28 कंपनी में अगर उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाएंगे, बाकी कंपनियों में माने जाएंगे। अब सवाल ये है कि सेक्शन 25 या सेक्शन 8 कंपनी है क्या? ठीक है, सेक्शन 8 इट वाज इन अकॉर्डिंग टू 1956 कंपनीज एक्ट 1956, वही कन्वर्ट होकर के कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 25 हो गया। ठीक है ना, कि उल्टा बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से। एक मिनट, उल्टा तो नहीं बता दिया आपको, दोनों में से एक जो है। ओके, सेक्शन 25 एंड सेक्शन 28 कंपनीज। सेक्शन 28 कंपनी जो है उल्टा बता दिया था 2013 या सेक्शन 25 कंपनी 1956। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक है। वो जो 2013 से जो पहले बन गए वो 1956 वाले एक्ट के पीरियड में बने, उनको सेक्शन 25 कंपनी हो गई। और इधर जो बने 2013 का एक्ट आने के बाद सेक्शन 8। इसका मतलब क्या हुआ? 25(8) का मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, वो कंपनी जो प्रॉफिट अर्न नहीं करती है, समाज सेवा के लिए काम करती है, किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए काम करती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करती है, ऐसे कंपनी को बोलते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और ऐसी कंपनियां जो इनकॉर्पोरेट होती हैं वो सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। अब जो इनकॉर्पोरेट होंगी नए एक्ट में वो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऐसे कंपनियों में अगर उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है डायरेक्टर का तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। अदरवाइज बाकी जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में या प्रॉफिट मेकिंग फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में भी अगर उसका स्टेक 10% और मोर है, ठीक है ना, उसका शेयर या कैपिटल में हिस्सा, तो उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। ओके, ये था माय डियर फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से 12:30 बज गया है। आज दिवाली का दिन है, मैं आपका ज़्यादा समय जी सर नहीं लूँगा, तो वी विल ब्रेक टुडे। कल का क्या पोजीशन है बताइए? कल 7 बजे से आप लोग हैं कंफर्टेबल?
कल तो मॉर्निंग हम 7 पूरा सर। पूरे दिन फ्री हैं। सर मॉर्निंग कर लीजिए मॉर्निंग या इवनिंग जी सर, जैसा जैसे आप तो इवनिंग इवनिंग लीजिए, इवनिंग इवनिंग। इवनिंग लीजिए तो इवनिंग। इवनिंग में 7:30 से कर दें, 10:30। कल तो 7:30 10:30। नहीं नहीं, सर मान लीजिए अगर कल हमारी नहीं जो हो पाया तो हमारी कल का वीडियो तो मिल जाएगा ना। जो हमारी ये जो महिला कलीग्स हैं वो बताएंगी ना, दे आर इक्वल शेयर, मतलब स्टेक होल्डर्स, वो भी बताएंगे। उनका कन्वीनियंस ज़्यादा ज़रूरी है जो है ये फेस्टिवल में। और ज़्यादा पूजा पाठ तो हम लोग थोड़े कुछ करते हैं। इवनिंग, अनामिका इज सेइंग इवनिंग, मैडम वर्मा भी इवनिंग ठीक रहेगा मैडम, बताइए सर। नो 7:30 विल बी ऑल राइट इवनिंग सही रहेगा। है, किसी टाइम इवनिंग कर इवनिंग देते सर। हैं। ठीक, इवनिंग सर अगर 7:30। मान लीजिए कल नहीं ले पाए तो वीडियो तो मिल जाएगी ना। हाँ वीडियो तैयार करते हैं, देखो अभी तो दिया, ये एक दिन मिस कर गया था बस। ठीक है, पहले वीडियो आप ही कर ले, नहीं तो भारी हो जाता है। तो ये